हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र मीणा और हम डिस्कस करेंगे आज जो चैप्टर वो है मानव स्वास्थ्य और रोग। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला रहेगा मानव स्वास्थ्य, दूसरा रहेगा मानव रोग और एक और तीसरा रहेगा जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, यहाँ पर हम इन तीन चीजों के बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें मानव रोग, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तीनों आते हैं। यही तीनों चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो देखिए, पहले मानव स्वास्थ्य क्या है। मानव स्वास्थ्य की हम अगर बात करते हैं तो बेसिकली मानव स्वास्थ्य जो है वो एक अवस्था है जो जबकि कोई मानव जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, दुरुस्त होता है, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तीनों चीजें आएंगी। देखिए क्या होता है, हर एक परिभाषा को ज्यादातर क्या किया जाता है, रटा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक परिभाषा के अंदर कुछ की शब्द होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिनको अगर आप याद कर लें तो आपको परिभाषा रटने की जरूरत है। जैसे कि स्वास्थ्य की जब भी बात कभी आती है तो आपको तीन शब्द याद होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों हम बात करें अवस्थाओं में पूर्ण रूप से सही है, कोई उसको समस्या नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। बात समझ रही? और इनमें से अगर कोई भी अवस्था में कोई भी परेशानी है या कोई परिवर्तन होता है या उसमें असुविधा होती है तो उस व्यक्ति को हम रोगी या रोग की श्रेणी में रखते हैं। बात समझ रही? तो सीधी सी बात है, स्वास्थ्य और रोग दोनों में ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना। सीधी सी बात है, रोग में क्या हो रहा है कि कोई भी तीनों अवस्थाओं, मानसिक, सामाजिक या हम बात करें तो शारीरिक अवस्था में कोई परिवर्तन होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई लक्षण उत्पन्न होगा और वो किसी न किसी रोग का कारण बनेगा। ठीक है, या किसी रोग की वजह से कोई लक्षण उत्पन्न होगा और वो व्यक्ति जो है रोगी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका उलट होगा स्वास्थ्य में। अगर इनमें कोई भी किसी भी अवस्था में कोई समस्या नहीं है तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। ये WHO की एक परिभाषा के अनुसार एक ये जो है कुछ शब्द रखे गए हैं जो 1948 में दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ और शब्द भी हैं, ठीक है, जो हमको इस चैप्टर में जानने जरूरी है। उनमें से एक है प्रोफाइलैक्सिस या रोकथाम। देखिए क्या होता है कि किसी रोग को होने से पहले ही अगर रोक दिया जाए तो उसको हम कहते हैं रोकथाम। रोकथाम के लिए जो शब्द है, जो मेडिकल टर्म है, ठीक है, जो सही रूप से मेडिकल टर्म है, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है रोकथाम या प्रिवेंशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सपोज कि मलेरिया होता है तो वो फैलता है किसकी वजह से, मच्छर की वजह से, या जितने भी मच्छर जनित रोग हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें, जैसे ही मान लो मच्छर जनित रोग है तो उसमें क्या होता है कि मच्छर का जो लार्वा है पानी में पनपता है। अगर मान लो हम पानी को जमा होने से रोक दें या फिर पानी में दवा डाल के उस लार्वा को पहले ही मार दें तो वो क्या मच्छर जनित रोग उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। तो ये क्या हो गई, रोकथाम होगी। क्या हो गई, रोकथाम। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अभी जो है कोरोना जो है वो फैल रहा है काफी। अगर मान लो हम कोरोना को होने से ही रोक दें, कैसे कि हम भीड़ भाड़ में ना जाएं, ठीक है, मुंह पे अपने मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं, अधिक लोगों से ना मिलें, ठीक है, और बिना हाथ धोए अपने हाथों को आंख, नाक, मुंह, कान इन सब जगहों पे ना लगाएं। तो ये सब क्या हो गए, रोकथाम के कार्य हो। क्या हो गए, रोकथाम के कार्य हो गए। ठीक है, जिससे रोग को होने से पहले ही रोक दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला आता है महामारी विज्ञान। ये इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो शब्द आएंगे, एक आएगा एपिडेमियोलॉजी और दूसरा शब्द जो आएगा आगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे ईटियोलॉजी। एक ये हो गया और दूसरा शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ईटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी और ईटियोलॉजी दो शब्द आएंगे। ईटियोलॉजी जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो दो चीजों का अध्ययन होता है, एक रोग के कारण का और एक रोग फैलता कैसे है उसका। जबकि ईटियोलॉजी में केवल और केवल कारण का अध्ययन किया जाता है। किसका? केवल और केवल कारण का ही अध्ययन किया जाता है उसमें, और उसके अंदर प्रसार का अध्ययन नहीं किया जाता है। अब कारण जो है, जैसे कि मलेरिया की हम बात करें, उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण हमने लिया, मान लो तो उदाहरण में हमने क्या लिया, मलेरिया लिया। ठीक है, अब मलेरिया की मैं बात करूं तो मलेरिया जो रोग है वो किससे होता है, किससे होता है जी? नहीं, मलेरिया मादा मच्छर से नहीं होता, मादा एनोफिलीज से नहीं होता। मादा एनोफिलीज उसको फैलाती है, उसकी वाहक है। ठीक है, वो होता है किससे, प्लाज्मोडियम से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम।
बात समझ में आ रही? प्लाज्मोडियम से ही होता है। प्लाज्मोडियम जो है इस रोग का क्या है, कारक है, कारण है जिससे रोग होगा। लेकिन ये फैलेगा किससे, ये फैलेगा मच्छर से। जैसे कि डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है वायरस से होता है, लेकिन फैलता मच्छर से, ठीक है। तो वैसे ही अगर इन दोनों के अध्ययन की बात हो रही है तो उसको हम लेते हैं किसके अंदर, एपिडेमियोलॉजी। किसमें लेते हैं, एपिडेमियोलॉजी में। लेकिन केवल अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं, मच्छर के बारे में बात ना करूं, तो उसको हम किसमें रखेंगे, उसको रखेंगे इटियोलॉजी के अंदर। बात समझ में आ रही? तो इटियोलॉजी केवल कारण या कारक की बात करता है, केवल कारण या कारक की बात यहां होगी, ठीक है। जबकि जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें कारण के साथ साथ उसके वाहक की भी बात होगी। जैसे कि हम बात करें तो अभी हम जो है, अभी आप कोरोना फैल रहा है, कोरोना एपिडेमिक डिजीज है, एपिडेमिक जो है रोग मान रहे हैं, ठीक है, मानते हैं। इसको पेंडेमिक शब्द भी उपयोग किया गया है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो काफी बड़े भूभाग या क्षेत्र में फैलती है या किसी एक महाद्वीप में फैलती है, ठीक है। जबकि अगर ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगी तो उसको पेंडेमिक कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? पेंडेमिक मतलब जो पूरे विश्व में फैली है, और एपिडेमिक मतलब जो केवल किसी एक विशेष भूभाग में फैली है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर फैली है। वास्तव में जैसे मान लो ये शुरुआत में चाइना में फैला था, तो चाइना तक जब तक ये सीमित था तब तक ये एपिडेमिक था। लेकिन जैसे ही चाइना से लोग निकल के बाहर आए और चाइना के साथ साथ धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया तो वो पेंडेमिक हो गया। तो तीन शब्द हैं, ठीक है। एक है एपिडेमियोलॉजी, जबकि हम मान लो कोरोना के वायरस का अध्ययन करें और कोरोना वायरस फैलता कैसे उसका अध्ययन करें तो वो हो गया एपिडेमियोलॉजी। लेकिन केवल अगर कोरोना वायरस का अध्ययन करेंगे तो इटियोलॉजी, ठीक है। और पेंडेमिक का बोलेंगे जब पूरे विश्व में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये हुई बात। उसके बाद में अगला जो आता है, जैसे कि मैंने बात करी थी इटियोलॉजी के बारे में, इटियोलॉजी के अंदर केवल और केवल हम बीमारी के कारण का अध्ययन करते हैं और उसके अंदर जो है फैलता कैसे है, प्रसार कैसे होता है, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है उष्मायन अवधि, कैसे कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए, इंक्यूबेशन शब्द इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है इंक्यूबेट मतलब प्रवेश करना, मतलब मैं कह दूं इन्फेक्शन या फिर बात करें तो संक्रमण, ठीक है। तो अगर मैं संक्रमण बोल रहा हूं यहां पे, तो अगर जब संक्रमण हुआ, ठीक है, तो संक्रमण के बाद जैसे ही वो समय कि जब पहली बार उस व्यक्ति में वो लक्षण उत्पन्न होंगे, बात समझ आ रही? तो सबसे पहले रोग जनक के प्रवेश को हम क्या बोलेंगे, संक्रमण बोलेंगे, ठीक है। संक्रमण से लेके और लक्षण आने तक, जैसे कि मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ, तो मलेरिया के शुरुआती लक्षण है कि व्यक्ति को ठंड लगती है हल्की हल्की, ठीक है, और धीरे धीरे ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में कभी लगना शुरू होती है, बुखार उतार चढ़ाव वाला आता है, ठीक है। तो जब क्या, जैसे ही जैसे मान लो मुझे अभी लक्षण आने शुरू हुए, तो क्या मुझे अभी इसी वक्त मच्छर ने काटा था? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे ही मच्छर ने काटा या फिर जैसे ही संक्रमण हुआ उसके कुछ समय बाद में लक्षणों को आना शुरू होता है। तो संक्रमण से लेके लक्षण आने तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं उष्मायन अवधि या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। बात समझ आ रही है, ठीक है। वही दूसरा एक होता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड की हम बात करें तो विंडो पीरियड भी सेम चीज वहीं से, इसको भी हम शुरुआत कहां से करेंगे, संक्रमण से ही बात करेंगे इसकी भी, संक्रमण से। लेकिन संक्रमण से लेके कहां तक, संक्रमण से लेकर इसके निदान तक। अब ये निदान शब्द क्या होता है भाई? निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, मतलब कि उस रोगाणु का लैब के द्वारा या प्रयोगशाला में पता लगाना। जैसे कि मुझे पहली बार बुखार हुआ, हल्की हल्की ठंड लगी, तो मुझे शायद बीमारी है, शायद मुझे मलेरिया है। लेकिन जब तक मेरा टेस्ट होगा, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि उसको मलेरिया है। समझ रहे? तो ये समय जब तक कि पहला जो है उष्मायन में दोनों कंफ्यूज नहीं होना। पहला उष्मायन या फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, संक्रमण से लेके और लक्षण आने तक का समय। जबकि विंडो पीरियड क्या है, संक्रमण से लेके उसका लैब या प्रयोगशाला में पता लगना या निदान तक का जो समय, डायग्नोसिस तक का जो समय है, उसको हम कहते हैं क्या, इंक्यूबेशन पीरियड, सॉरी विंडो पीरियड, ठीक है। अब दोनों के साथ में अलग अलग चीजें, देखिए दोनों जो है ये इससे अधिक हो सकता है या ये इससे अधिक हो सकता है, दोनों चीजें संभव है। कैसे, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो मलेरिया का मान लो उदाहरण ले लेते हैं, तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, वो विंडो पीरियड से कम होगा, क्योंकि लक्षण आएंगे, ठीक है, और लक्षण आने के बाद हम उसका डायग्नोसिस करवाएंगे, लक्षण के बाद ही करवाएंगे। तो मलेरिया में लक्षण पहले आ रहे हैं, बात समझ रही, मलेरिया में लक्षण पहले आ रहे हैं, उसके बाद ही हम जांच कराने के लिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि मलेरिया के केस में उष्मायन अवधि कम हो गई और विंडो पीरियड अधिक हो गया।
वहीं मैं अगर HIV की बात कर लेता हूं, HIV एड्स के बारे में, तो HIV जो है उसके अंदर क्या होता है, सुने ध्यान से। HIV में होता यह है कि HIV का मान लो किसी को संक्रमण हुआ, तो संक्रमण अगर उसको हुआ है तो आज मान लो संक्रमण उसको किसी व्यक्ति को हुआ है, तो अगले 6 महीने तक अगर वो टेस्ट करवाता भी है तो उसके टेस्ट नेगेटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक वो जो हमारा शरीर है वो उतने एंटीबॉडी नहीं बनाता ताकि वो एलिजा टेस्ट के अंदर डायग्नोस हो या उनका पता लगे। ठीक है, मतलब लेकिन 6 महीने के बाद अगर टेस्ट कराएगा तो संभवतः उसके अंदर रोग की उपस्थिति का पता लग सकता है। तो उस केस में HIV में जो विंडो पीरियड है ये लगभग औसतन 6 मंथ होता है। क्या होता है? 6 मंथ होता है। लेकिन मैं इसकी अगर बात करूं किसकी, उष्मायन अवधि की, तो उसके लक्षण आने में निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कितना मजबूत है। जितना ज्यादा मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र होगा उतना HIV के लक्षण बाद में आएंगे। तो ऐसे में HIV के केस में उष्मायन अवधि जो है वो 2 साल से लेके और हम बात करें तो लगभग 5 साल तक हो सकती है। बात समझ आ रही है? ये 2 साल से लेके और 5 साल तक हो सकती है। तो ये जो है विंडो पीरियड और उष्मायन अवधि जो है वो दोनों एक दूसरे से कम या ज्यादा हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे हम चलते हैं। अगले में हम देखेंगे यहां पर रोग को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ना जरूरी है और वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की मैं बात करूंगा तो यहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, सुने ध्यान से। इसको प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा बात समझे? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी, बात समझे, या प्रतिरक्षा। ये दरअसल हमारे शरीर की वो क्षमता है जिस के द्वारा हमारा शरीर जो है बाहरी कारकों, रोगाणु, रोगों के विरुद्ध लड़ता है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है या रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, ये पहली बात है कि मैं वही बता रहा हूं पहले आपको कि हर परिभाषा के कुछ शब्द होते हैं, तो यहाँ पर मैं उन शब्दों की बात करूंगा। पहली बात तो ये केवल बहुकोशिकीय जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में जो है ये नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर जो ये है ये एक क्षमता है, या अगर हम बात करें तो ये एक बात करें तो प्रतिक्रिया है जो शरीर, जो हमारा शरीर जो है वो दर्शाता है किस किस के विरुद्ध, संक्रमण के विरुद्ध, बीमारियों के विरुद्ध और दूसरे अवांछित जो जैविक आक्रमण बाहर से होते हैं उनके विरुद्ध। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ये कि किस किस के अगेंस्ट काम करती है, किस किस के विरुद्ध कार्य करती है। संक्रमण, बीमारियां और अन्य अवांछित जैविक कारक जितने भी बैक्टीरिया बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो रोग जनित रोग उत्पन्न कर सकता है या नहीं कर सकता, दोनों के विरुद्ध। ठीक है, उनके विरुद्ध ही लड़ने की क्षमता होती है। बात समझ आ रही, जो इनके विरुद्ध यहाँ पर कार्य करेगी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो प्रतिरक्षा है ये बाहरी कारकों के अलावा, बाहरी कारकों के अलावा, ये तो हुई है। ठीक है, बाहरी कारक के विरुद्ध, साथ साथ में ये हमारा शरीर क्या होता है, कभी कभार जो हमारी स्व प्रतिरक्षा जो होती है वो हमारे शरीर के विरुद्ध कार्य करने लग जाती है, तो उसको भी रोकता है। तो ये क्या हो गया, प्रतिरक्षा रोग बचाने के साथ साथ में बात करते हैं एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग होने से भी रोकती है, दोनों काम करेगी, बाहरी रोगों से बचाएगी, साथ साथ में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, स्व प्रतिरक्षा रोग, और साथ साथ में बात करें तो एलर्जी होने से भी ये रोकेगी। बात समझ में आ रही? एलर्जी से भी बचाएगी, ठीक है, साथ साथ में स्व प्रतिरक्षा रोगों से भी बचाएगी। तो ये होती है इम्यूनिटी, जो शरीर की क्षमता है रोगों से लड़ने की क्षमता। साथ में ये जो है, जैसे देखिए स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर के विरुद्ध कार्य करने लगता है उसको हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसको हम विस्तार में आगे देखेंगे। तो ये होने से भी रोकता है, ठीक है, साथ में एलर्जी वगैरह को भी रोकता है और बाहरी कारकों से होने वाले रोग, इनसे भी बचाता है। आसान है। तो ये एक क्षमता है जो हमारे, जो ये जो इम्यूनिटी है जो हमारे शरीर के
खुद के विरुद्ध कार्य भी करती है और बाहरी कारकों के विरुद्ध भी कार्य करती है, लेकिन निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है अनियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। तो बाहरी बीमारियों से बचाती है, साथ में हमारा शरीर के विरुद्ध हमारा इम्यूनिटी काम ना करे या प्रतिरक्षा काम ना करने लग जाए, उससे भी ये बचाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगला वो है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इसके प्रकार क्या है, प्रकार। बात समझ में? अभी प्रकारों की हम बात करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, मोटा मोटी। एक होती है जन्मजात, ठीक है, कौन कौन सी? जन्मजात होती है एक, और दूसरी होती है वो होती है अर्जित। अब जन्मजात की बात करूंगा तो देखिए इसके और दूसरे भी नाम रखे हमने यहाँ, अविशिष्ट हो गया, आनुवंशिक प्रतिरक्षा, ये अनुकूली, विशिष्ट और आनुवंशिक, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी बात विस्तार में करेंगे। सबसे पहले तो मुख्य रूप से जो इसका नाम है वो आता है जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या आता है? जन्मजात प्रतिरक्षा। ये जन्मजात प्रतिरक्षा है, ये जन्म से होगी। कब होगी? जन्म से होगी। जैसे बच्चे का जन्म होगा, जन्म से शरीर के अंदर उपस्थित होती है, समझ में आ रही है, ठीक है। वहीं ये गैर विशिष्ट है। गैर विशिष्ट का मतलब होता है ये गैर विशिष्ट या अविशिष्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये आम है, साधारण है, साधारणतः सभी रोगों के विरुद्ध समान। समझ मेरी? तो ये जो इसका मतलब ये है कि ये प्रतिरक्षा जो है वो सभी लोगों के विरुद्ध जो एक तरीके से एक समान तरीके से कार्य करती है, चाहे वो मलेरिया हो, टेटनस हो, ठीक है, या फिर पोलियो हो या कोई और रोग हो, सभी के विरुद्ध एक ही तरीके से बराबर काम करेगी। बात समझ मेरी? तो ये गैर विशिष्ट है, ठीक है। साथ में आनुवंशिक है। आनुवंशिक क्यों? देखिए ये दरअसल जन्मजात होती है, तो इसलिए जन्म के साथ उपस्थित होती है शरीर में, तो मतलब ये शरीर का एक विशिष्ट लक्षण है, और जितने भी जो लक्षण होते हैं वो हमारे आनुवंशिक पदार्थ से जुड़े होते हैं। तो ये जो है हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है उससे जुड़ी होती है। जैसे कि हम बात करें आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? ये डीएनए से जुड़ी है, इसी के कारण ये उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसकी जो है आनुवंशिक होती है, या इसका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भी ये स्थानांतरित होती है, ठीक है। उसके बाद में अगली हम देखते हैं, वो देखते हैं अर्जित, ठीक है। अर्जित की हम बात करते हैं तो अर्जित जो प्रतिरक्षा है ये जीव में जन्म के बाद अधिग्रहित होती है, या जीव जो है जन्म के बाद बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है, बाहर से अर्जित। क्या होगी? बाहर से अर्जित होगी ये प्रतिरक्षा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जितने भी बाद जन्म के बाद में जो संक्रमण होंगे उन सब से ये जो है ये आपस में अर्जित करेगी, ठीक है। उसके बाद में इसको एक और नाम कहते हैं अनुकूली। अनुकूली इसलिए है क्योंकि दरअसल इसमें समय के साथ साथ या कारण के साथ इसमें परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही? कैसे? देखिए जैसे कि मान लेते हैं, दो उदाहरण लेते हैं, उसमें एक लेते हैं एटीएस। एटीएस जो होता है इसको कहते हैं एंटी टेटनस सीरम। क्या कहते हैं? एंटी टेटनस सीरम। ये जो एटीएस है ये टेटनस के वक्त लगाया जाता है, जिसको टेटनस का टीका भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो अवधि है, इसकी जो क्षमता है वो होती है 6 मंथ, 6 महीने होती है। कितनी होती है? 6 महीने। इसके बाद में इसको दोबारा लगाना पड़ता है, तो 6 महीने तक ये जो है उतनी स्थिर रहेगी, उसके बाद इसको फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं में मान लो कि दूसरे टीके जैसे कि पोलियो वगैरह हो गया, इन सब की बात खुराक हो गई, ठीक है। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये लाइफ लॉन्ग होती है। कैसी होती है? लाइफ लॉन्ग। बात समझ में आई? ये लाइफ लॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन होना शुरू होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कोई और रोगों की हम बात कर ले, जैसे कि मलेरिया हुआ, तो मलेरिया जो है वो अब हुआ 2 साल बाद फिर हो सकता है, 4 साल बाद फिर हो सकता है, 6 महीने बाद फिर हो सकता है। वहीं में बात करूं चिकन पॉक्स की, चिकन पॉक्स के लिए ये धारणा है कि वो एक बार जब जीवन में हो जाता है तो दोबारा वो नहीं होता, सामान्यतः वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई है, बात करें तो चिकन पॉक्स के विरुद्ध, तो वो चेचक जिसको कहते हैं वो जीवन काल तक चलती है। लेकिन जो मलेरिया के विरुद्ध जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई है वो उतनी लंबी नहीं चलती, इस वजह से ये परिवर्तित होती रहती है अलग अलग के विरुद्ध। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको अनुकूली भी कहा जाता है। उसके बाद अगली विशिष्ट होती है। देखिए ये वाली जो थी ये गैर विशिष्ट या अविशिष्ट थी, जबकि ये विशिष्ट है। इसका क्या मतलब है कि ये विशिष्ट बीमारी के साथ ही विशिष्ट होती है। मतलब कि कोई अगर बीमारी है, मान लो टेटनस है, मैं बात करूं क्या है? टेटनस जो है उसके विरुद्ध हमेशा एटीएस ही काम करेगा।
बात समझ में आई? एंटी टेटनस सीरम जो है वो हमेशा एटीएस टेटनस के विरुद्ध ही कार्य करेगा, किसी दूसरे रोग के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। मतलब एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी उत्पन्न होती है और वो विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी विशिष्ट प्रकार के रोग में ही काम आती है। ऐसा नहीं है कि पोलियो की जो प्रतिरक्षा है वो मलेरिया के विरुद्ध काम कर सकती है या मलेरिया की जो प्रतिरक्षा है वो टेटनस के अगेंस्ट काम कर सकती है, ऐसा नहीं होता। ये विशिष्ट है, निर्धारित है कि जिसके विरुद्ध जो उत्पन्न हुई है हमेशा ये उसके विरुद्ध कार्य करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं ये अनुवांशिक है। मतलब क्या हुआ कि ये बाद में जीवन में बाद में अर्जित होती है, इसलिए ये जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए जो होता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई इसके साथ जुड़ी नहीं होती, इसलिए इसका अगली पीढ़ी में स्थानांतरित ये नहीं होती है, इसलिए इसको अनुवांशिक कहते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये हुई बात हमारी जो आज ये हमारा चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में जो है हम जन्मजात या इनेट जिसको हम कहते हैं, जन्मजात या इनेट इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है, इसको अगले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।